हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेट थ्योरी, और आज हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, रिलेशन। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, पोसेट एंड लैटिसेस, जो 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी यूनिट नंबर 1 जो है थोड़ा लेंथी यूनिट है, इसके बाद की यूनिट कंपैरेटिवली छोटी है जिनमें कम समय लगेगा। तो आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आज हम रिलेशन के अंदर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्लोजर ऑफ रिलेशन और वॉर्सल एल्गोरिथम। तो वॉर्सल एल्गोरिथम एक्चुअल में क्लोजर ऑफ रिलेशन के अंदर ही आता है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता देता हूं जिनको अभी तक नहीं पता है कि गेटवे क्लासेस ऐप पर बीटेक थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, और गेटवे क्लासेस ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है क्लोजर ऑफ रिलेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से रेगुलरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली यहां से जो क्वेश्चन आता है वो वॉर्सल एल्गोरिथम का होता है। तो पहले क्लोजर ऑफ रिलेशन को समझेंगे, उसके बाद हम वॉर्सल एल्गोरिथम पर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है क्लोजर ऑफ रिलेशन। ध्यान दीजिए, तो यहां पर ये जो थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिए कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए। हमारे पास क्या है? एक सेट है ए, और इस ए सेट के ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन की। इस सेट के ऊपर हमने एक रिलेशन डिफाइन की आर। ये जो रिलेशन है ये कौन से सेट पर डिफाइन है? ए सेट पर डिफाइन है। और ये जो रिलेशन आर है, अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन आर है, ये रिलेशन किसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी? डज नॉट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी पी। ये जो रिलेशन आर है ना, ये जो रिलेशन आर है, ये आर रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी पी, है ना, ये किसी प्रॉपर्टी पी को सेटिस्फाई नहीं करती है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब ये सम प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पर लिखा, सम प्रॉपर्टी पी, एक्चुअली हम कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं बात कर रहा हूं सम प्रॉपर्टी पी, यहां पर सम प्रॉपर्टी पी का मतलब है हम यहां पर 3 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी है? जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर 3 प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और ये 3 प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए, ये सब वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए, एक्चुअल में क्या, हमारे पास कोई सेट ए है, इस सेट के ऊपर हमने एक रिलेशन को डिफाइन किया आर, और ये जो रिलेशन आर है ना, डज नॉट सेटिस्फाई सम प्रॉपर्टी, यानी कि जो रिलेशन आर है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, या सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, या तीनों में से कुछ भी नहीं है। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। बात समझ में आ गई? तो हमने जो रिलेशन डिफाइन की है सेट ए के ऊपर आर, ये रिलेशन इन प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करती है। बात समझ में आ गई? अब हमने क्या किया यहां पर, अब हमने इसके अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड कर दिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, नाउ ऐड सम ऑर्डर्ड पेयर, इसके अंदर हमने क्या करा, कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स को ऐड कर दिया। क्लियर है? तो जब हम इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करेंगे तो ये रिलेशन चेंज हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगी? एक न्यू रिलेशन मिलेगी। तो हमें मिली एक नई रिलेशन, जिसको हमने नाम दे दिया एस का, है ना। तो हमें यहां से क्या मिली? न्यू रिलेशन मिली एस। अब ये जो नई रिलेशन मिली है एस, ये रिलेशन, अब देखिए रिलेशन क्या होगी, अब जरा ध्यान से समझिए। मान लो हमने जो कुछ पेयर ऐड करे, और पेयर ऐड करने के बाद ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गई। अब ध्यान देना, अगर कुछ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करने के बाद, ध्यान देना, ये जो आर रिलेशन है ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। मान लो हमने इस आर के अंदर कुछ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड कर दिया, ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने के बाद ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन गई। मतलब आर क्या बन गई? एस क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव। अगर ये एस जो रिलेशन है, अगर ये जो एस रिलेशन है,
अगर ये रिफ्लेक्सिव बन गई तो हम इसको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर है। और अगर पेयर को ऐड करने के बाद ये सिमेट्रिक बन गई तो हम कहेंगे सिमेट्रिक क्लोजर है। और अगर ये पेयर ऐड करने के बाद ये ट्रांजिटिव बन गई तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव क्लोजर है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो नई रिलेशन हमारे पास आई है, यही नई रिलेशन क्या है? क्लोजर ऑफ रिलेशन है। क्या है? क्लोजर ऑफ रिलेशन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, वेयर एस इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ रिलेशन, क्लोजर ऑफ रिलेशन, इसी एस को हम क्लोजर ऑफ रिलेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्लोजर ऑफ रिलेशन का मतलब है एक ऐसा रिलेशन, है ना, एक ऐसा रिलेशन जो कि या तो रिफ्लेक्सिव होगी या सिमेट्रिक होगी या ट्रांजिटिव होगी या तीनों भी हो सकती है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या, जरा यहां पर ध्यान देना, हमारे पास रिलेशन आर थी, हमने उसमें कुछ पेयर ऐड करे तो हमारे पास रिलेशन आ गई एस, और इसको हम कह रहे हैं क्लोजर ऑफ रिलेशन। अब एक बात बताओ, हमने आर रिलेशन में कुछ पेयर ऐड करे हैं, इसका मतलब जो एस रिलेशन है वो आर रिलेशन से बड़ी है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आर रिलेशन है वो एस रिलेशन का ही क्या है? सबसेट है, क्योंकि एस के अंदर एक्स्ट्रा पेयर ऐड हुए हैं, है ना। आर में जब हमने कुछ पेयर ऐड करे तब एस बना, तो इसका मतलब आर इज द सबसेट ऑफ। तो यहां से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आर जो हमेशा एस का ही क्या होगा? सबसेट होगा। अब ये जो क्लोजर ऑफ रिलेशन है ये तीन टाइप का होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, है ना। सीधी सी बात है, अगर पेयर ऐड करने के बाद ये एस रिफ्लेक्सिव बन गया तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर कहलाएगा, सिमेट्रिक बन गया तो सिमेट्रिक क्लोजर बन गया तो ट्रांजिटिव क्लोजर कहलाएगा। और इसी के ऊपर बेस्ड अब यहां पर हमने क्लासिफिकेशन किया है। देखो, तो क्लोजर ऑफ रिलेशन एस, क्लोजर ऑफ रिलेशन एस, ध्यान दीजिए। तो अगर इस एस में, सॉरी ये जो आर है, अगर इसमें कुछ पेयर ऐड करने के बाद जो नई रिलेशन बनी आपकी एस, अगर ये जो नई रिलेशन आपकी एस बनी है, अगर ये रिफ्लेक्सिव हुई तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर कहलाएगी, अगर ये सिमेट्रिक हुई तो सिमेट्रिक क्लोजर कहेंगे इसको, और अगर ये ट्रांजिटिव हुई तो ट्रांजिटिव क्लोजर कहेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लोजर ऑफ रिलेशन की जो डेफिनेशन है या जो स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसी चीज को यहां पर देखो थ्योरी में लिखा गया है कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए। मान लेते हैं कि आर एक रिलेशन है सेट ए के ऊपर, हमने जैसे यहां पर माना आर मे और मे नॉट हैव सम प्रॉपर्टी पी। इस आर के पास मान लेते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी हो सकती है, और नहीं हो सकता कि तीनों ही ना हो, है ना। इसके पास, आर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, सच एज रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी। इफ वी ऐड सम पेयर, अगर हम इसमें कुछ पेयर को क्या कर दें? ऐड कर दें। इफ वी ऐड सम पेयर देन वी हैव अ डिजायर्ड प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसमें कुछ पेयर ऐड कर दें तो हम जो चाहते हैं वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी। तो सीधी सी बात है, हमने अगर ऐसे पेयर ऐड करे जिससे वो रिफ्लेक्सिव बन गई तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो if we add some pair then we have desired property, the smallest relation S on A that contain R। अब एक चीज का याद रखना, हमें जो पेयर ऐड करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि हम अनवांटेड पेयर ऐड करेंगे, हम केवल वही पेयर ऐड करेंगे जिससे हमारी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव बन जाए या सिमेट्रिक बन जाए, ट्रांजिटिव बन जाए, एक्स्ट्रा पेयर हम ऐड नहीं करेंगे। तो द स्मॉलेस्ट रिलेशन S on A that contain R। अब ये जो सीधी सी बात है, जो रिलेशन S होगी R को कंटेन करेगी, है ना, कंटेन आर एंड पजेस द डिजायर्ड प्रॉपर्टी। और ये जो एस है, अगर ये डिजायर्ड प्रॉपर्टी को पजेस करती है, यानी कि जो हम चाहते हैं वो प्रॉपर्टी को पजेस करती है, तो पी को हम, प्रॉपर्टी पी इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ रिलेशन आर विद रेस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी। तो ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया। आपको अगर स्टेटमेंट याद नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे मैंने ये समझाया, अगर आप ये भी एग्जाम में लिखते हैं तो यहां से भी आपको, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोजर ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं आगे, और यहां पर अब हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर को अच्छे से समझ लेते हैं। तीनों के तीनों बहुत आसान है। इनको समझने के बाद, इन तीनों के ऊपर बेस एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम आगे चलेंगे वॉर्सल एल्गोरिथम पर। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव क्लोजर। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या है रिफ्लेक्सिव क्लोजर, ध्यान दीजिएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव क्लोजर, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, अच्छा यहां पर एक चीज और समझिए, जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर, आर के ऊपर स्मॉल आर बना देंगे तो ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कैपिटल आर के ऊपर स्मॉल एस बना देंगे तो सिमेट्रिक क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और आर के ऊपर अगर हम प्लस बना देंगे तो ये ट्रांजिटिव क्लोजर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है,
अलग अलग किताबों में अलग अलग नोटेशन दी गई है, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, ठीक है ना, क्योंकि सभी किताबों में अलग अलग नोटेशन आपको देखने को मिलेगी। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर आर के ऊपर आर, सिमेट्रिक क्लोजर आर के ऊपर एस, ट्रांजिटिव क्लोजर आर के ऊपर प्लस। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होगा, है ना। रिफ्लेक्सिव क्लोजर मतलब आपके पास जो रिफ्लेक्सिव क्लोजर होगा वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी जो कि आपने कुछ ऑर्डर पेयर को ऐड करके बनाई होगी, है ना। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, द रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ ए रिलेशन आर इज द स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन दैट कंटेन आर एज अ सबसेट। अगर आप आर का रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करिए, लेकिन अनवांटेड ऑर्डर पेयर ऐड नहीं करने हैं, केवल उतने ही ऑर्डर्ड पेयर ऐड करने हैं जिससे वो रिफ्लेक्सिव बन जाए। बात समझ में आ रही है ना, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने हैं, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर कहेंगे। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव क्लोजर को फाइंड कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, है ना। तो तरीका देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ आर आर एंड आई ए। मतलब क्या हुआ, जो आपका रिफ्लेक्सिव क्लोजर है इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आप यूनियन करेंगे किसका, ध्यान दीजिए, बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ, बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ, यहां पर आर आर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दें, बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ आर, बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ आर एंड आई ए। अगर आप आर और आई ए का क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे, तो आपके पास, ध्यान दीजिए, अगर आप आर और आई ए का यूनियन ले लेंगे, देखिए आर का यूनियन इसके साथ में आई ए के, तो आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्सिव क्लोजर मिल जाएगा। अब ये आई ए क्या है ना। तो अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि आई ए क्या है, और नहीं आया है तो मैं बता देता हूं, याद दिला देता हूं आपको। आई ए एक्चुअल में आइडेंटिटी रिलेशन है। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ाया था तो वहां पर आपको मैंने 10 टाइप्स के रिलेशन बताए थे, 10 टाइप्स के रिलेशन बताए थे, तो वहां पर मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन भी बताया था। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, तो अगर मैं इस सेट के ऊपर एक आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन करूं तो आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसी रिलेशन होती है जिसके अंदर सभी एलिमेंट के डबलेट आते हैं, 1,1 2,2 और 3,3। अब आप लोग कहेंगे सर ऐसा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी होता है, फिर इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो ये अंतर भी मैंने आपको वहां पर बताया था। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में केवल डबलेट आते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट के साथ साथ कुछ और भी आ सकता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में केवल डबलेट ही आएंगे, ओनली डबलेट, यानी कि यहां पर केवल वही पेयर आएंगे जो जिनके एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड होंगे, जबकि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। तो अगर आप गिवन रिलेशन का यूनियन कर देते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के साथ में तो आपको रिफ्लेक्सिव क्लोजर मिल जाता है। तो देखिए कितना आसान है रिफ्लेक्सिव क्लोजर को कैलकुलेट करना। तो ये हमारा इसका प्रॉपर तरीका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव क्लोजर को कैलकुलेट करने का। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, वेयर आई ए क्या है, देखिए आई ए को कैसे लिखते थे, याद करिए, आई ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। तो कैसे लिखेंगे, इसके अंदर ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आएंगे, ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो ए होगा वो सेट ए को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये लिखने का तरीका होता है आइडेंटिटी रिलेशन को। समझ में आ गई। और ये कौन सी रिलेशन होती है, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, लेट ए 1 2 3 4, देखो सेट में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना, और ये इसके ऊपर डिफाइन एक रिलेशन हमें गिवन है, बी द रिलेशन ऑन ए, ये आर है। हमें इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर फाइंड करना है, किसका, आर का। तो यहां पर सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या क्या है, तो मैं यहां पर जो गिवन है उसको लिख लेता हूं पहले। आपको एक तो सेट यहां पर गिवन है, ध्यान दीजिए, आपको सेट ए गिवन है जिसके अंदर 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट है। उसके बाद आपको रिलेशन आर गिवन है जिसके अंदर 1,1 1,2 2,3, है ना, 2,3, ये एक रिलेशन गिवन है। क्लियर हो गया, बी द रिलेशन ऑन ए।
हमें अब क्या करना है, हमें इसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर निकालना है। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर को निकालने के लिए पहले हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन होनी चाहिए। तो मैं यहां पर अब आइडेंटिटी रिलेशन को लिखने जा रहा हूं आई ए के अंदर क्या आएगा भाई, यहां पर सीधी सी बात है, 4 एलिमेंट है, चारों के डबलेट आएंगे, 1,1 2,2 3,3 और 4,4। यहां पर देखिए सेट में हम लिख रहे हैं, ऑर्डर पेयर के बीच में भी क्या होता है, कॉमा होता है। तो मैं अगर कहीं पर नहीं लगाता तो आप लगा लिया करें, ठीक है। तो ये होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर? तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमारा होगा आर आर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ आर एंड आई ए। दोनों का क्या होगा, यूनियन। ठीक, तो चलिए दोनों का यूनियन हम निकाल लेते हैं। देखिए तो यहां से आर आर क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन करिए, इन दोनों का क्या करना, यूनियन। देखो 1,1 दोनों में है तो एक ही बार आएगा, यूनियन करना आपको आता है, ठीक है ना। तो 1,1 दोनों में है, एक ही बार आएगा। 2,2 देखिए ये तो सारे आएंगे ही आएंगे रिफ्लेक्सिव में। तो मैं एक काम करता हूं, इन्हीं सबको लिख देता हूं पहले, 2,2 2,2 3,3 एंड 4,4, ये आ गए 4। अब यहां से आपको वो पेयर और उठाने हैं जो इसमें नहीं आए हैं। तो 1,1 तो पहले आ चुका, 1 2 और 2 3 बचा, 1,2 और 2,3। तो ये बन गया हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर। तो अब एक आप देख सकते हैं ध्यान से कि कितना आसान है किसी भी रिलेशन का रिफ्लेक्सिव क्लोजर को बताना। दिस इज द रिफ्लेक्सिव क्लोजर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो बहुत सिंपल है, आगे चलते हैं और अगला जो हमारा क्लोजर है सिमेट्रिक क्लोजर, इसको समझते हैं। अगेन सिमेट्रिक क्लोजर इज वेरी वेरी इजी। देखिए कैसे इजी है, ध्यान दें। सबसे पहले तो सिमेट्रिक क्लोजर क्या है आपको समझ में आ ही गया होगा, यानी कि कोई भी रिलेशन हमें दे रखी है, हमें उस रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना है जिससे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए, है ना। लेकिन याद रखिए मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना है। देखिए मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना है, ऐड करने का हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हमारे पास यहां पर भी ऐड करने का तरीका है। देखिए क्या तरीका है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो द सिमेट्रिक क्लोजर आर एस इज द स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन दैट कंटेन आर एज अ सबसेट, है ना। सीधी सी बात है, आर क्या होगा, उसका सबसेट होगा, क्योंकि आर में हम कुछ ऐड करेंगे तभी हमें क्लोजर मिलेगा। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, द सिमेट्रिक क्लोजर इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द यूनियन ऑफ आर एंड आर इनवर्स। यानी कि यहां पर सिमेट्रिक क्लोजर को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, सिमेट्रिक क्लोजर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एस से, और ये जो आर एस होता है ये आपका यूनियन होता है आर का और आर इनवर्स का। आर का और आर इनवर्स का क्या होगा, यूनियन होगा। अब यहां पर इस बात को जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए अब यहां पर आर और आर इनवर्स का क्या है, यूनियन। अब ये आर इनवर्स क्या है ना, आर इनवर्स क्या है। तो आर इनवर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आर इनवर्स को कैलकुलेट करना हम पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर समझिए जो आर इनवर्स है, एक्चुअल में ये रिलेशन आर का क्या है, इनवर्स है। क्या है, इनवर्स है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन हम करते हैं इस तरह से, बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। मतलब अगर किसी रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है तो उसके इनवर्स के अंदर बी कॉमा ए टाइप के एलिमेंट आएंगे। जैसे यहां पर जरा ध्यान से समझिए, मान लो मेरे पास कोई रिलेशन है, मान लेते हैं मेरे पास कोई रिलेशन है आर, एक छोटी सी रिलेशन लिखता हूं मैं आर, मेरे पास एक छोटी सी रिलेशन, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, 1,2 1,3, ये मेरे पास एक छोटी सी रिलेशन है। मुझे इसका इनवर्स लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, ऑर्डर्ड पेयर का जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दीजिए। 1,2 का बन जाएगा 2,1 और 1,3 का बन जाएगा 3,1। ये हो गया इस रिलेशन का इनवर्स। तो बस आपको यहां पर क्या करना है, आपको जो रिलेशन गिवन होगी पहले उसका इनवर्स निकालना है, और इनवर्स निकालने के बाद दोनों का यूनियन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक क्लोजर मिल जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, क्या क्या गिवन है इसमें। देखिए पहले गिवन लिख लेते हैं, इसमें हमें एक रिलेशन आर गिवन है, एक सेट गिवन है ए। तो पहले सेट को लिख लेता हूं, 1 2 3 4, ये मेरे पास एक सेट है, और इस सेट के ऊपर डिफाइन है एक रिलेशन आर, और इस रिलेशन के अंदर 1,2 4,3 2,2 2,1 और 3,1 है ना। आपको क्या करना, सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है। तो जिसके लिए आप सबसे पहले आर का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आर का इनवर्स हो जाएगा, ऑर्डर को क्या
ये जो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इन सबका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। 1,2 का हो जाएगा 2,1, इसका हो जाएगा 3,4, इसका हो जाएगा 2,2 का तो 2,2 ही रहेगा, और 2,1 का 1,2 बनेगा, और ये बन जाएगा 1,3, है ना। तो ये तो बन गया हमारा इनवर्स। क्या बन गया? इनवर्स बन गया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, और हमें क्या निकालना है? सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है। सिमेट्रिक क्लोजर मतलब RS। तो सिमेट्रिक क्लोजर जो होगा वो यूनियन होगा किसका? R का और R इनवर्स का। तो आप जब दोनों का इनवर्स यूनियन ले लेंगे तो अब यहां पर ध्यान, यूनियन में क्या, यूनियन करना सबको आता है ना। जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। तो यहां पर पहले मैं R सेट के सारे एलिमेंट लिख देता हूं। तो 1,2, 4,3, 2,2, 2,1 और 3,1। अब इधर आ, इसमें से वो नहीं लिखने जो इसमें आ चुके हैं। देखो 2,1 नहीं आया है ना, 2,1 आ चुका है। देखो 2,1 आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। 3,4, 3,4 इसमें नहीं आया, 3,4 को ध्यान से लिखेंगे, जो नहीं आया उसी को लिखेंगे। 2,2 आ चुका है, 1,2 आ चुका है, 1,3 नहीं आया है तो 1,3 को लिख देंगे, और ये बन गया हमारा सिमेट्रिक क्लोजर। और यही इसका क्या है? फाइनल आंसर भी है। दिस इज द सिमेट्रिक क्लोजर। तो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर बहुत ही आसान है, सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर, है ना। देखो जैसे सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बताना बहुत आसान होता है, वैसे ही रिफ्लेक्सिव क्लोजर और सिमेट्रिक क्लोजर को कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है? ट्रांजिटिव रिलेशन में आती है। सिमिलरली यहां पर भी थोड़ी सी जो आपको मेहनत करनी पड़ेगी वो ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करने में करनी पड़ेगी। अब ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा ट्रांजिटिव क्लोजर। द रिलेशन ऑब्टेन, देखो सीधी सी बात है, जो आपके पास रिलेशन गिवन होगी आप उसमें कुछ पेयर ऐड करेंगे, और पेयर ऐड करने का तरीका क्या होता है? यूनियन। देखो आपने यहां पर यूनियन किया, और यूनियन करने से क्या हुआ? इस R में कुछ पेयर ऐड हो गए, तो ये जो R है ये इसका क्या है? सबसेट है। वैसे रिफ्लेक्सिव में भी हुआ था, आपने यहां पर यूनियन किया और कुछ पेयर R के अंदर क्या हो गए? ऐड हो गए, है ना। तो यहां पर भी R क्या होगा? R का सबसेट होगा। यानी कि आप अभी भी क्या करेंगे? R में कुछ पेयर ऐड करेंगे, लेकिन पेयर को ऐड करने का तरीका क्या है? हम यूनियन लेंगे। क्या करेंगे? यूनियन लेंगे। यूनियन लेने से कुछ पेयर R में ऐड हो जाएंगे, और वो जो R है वो ट्रांजिटिव क्लोजर बन जाएगा। चलिए देखिए, तो द रिलेशन R obtained by adding least number of ordered pair to ensure transitivity, है ना। आपको क्या करना है? R में लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना है, जिससे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाए, और जब वो रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाएगी तो हम उसको कहेंगे ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ द रिलेशन। क्लियर है? द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन R इज डिनोटेड बाय R पॉजिटिव, ये मैं आपको बता चुका हूं। कंसीडर द रिलेशन R ऑन सेट A। हमारे पास मान लो एक सेट A है, उसके ऊपर हमने रिलेशन को क्या किया? कंसीडर किया। और जो सेट A है उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 अप टू m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देन द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R। तो अगर किसी सेट के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? m। तो उसका जो ट्रांजिटिव क्लोजर बनेगा रिलेशन का, उसको ध्यान दीजिए क्या बनेगा। नाउ ट्रांजिटिव क्लोजर R प्लस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए R का ट्रांजिटिव क्लोजर हम लिखने जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? R का यूनियन करेंगे R स्क्वायर के साथ में, फिर इसका यूनियन करेंगे R क्यूब के साथ में, फिर इसका यूनियन करेंगे, अब यहां पर मैं डैश डैश करके लिख देता हूं, फिर इसका यूनियन करेंगे R की पावर m के साथ में। यानी कि आपको यूनियन कहां तक करना पड़ेगा? R की पावर m तक। इसका मतलब किसी सेट के अंदर अगर दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, अगर दो ही एलिमेंट है तो आप R और R स्क्वायर का यूनियन करेंगे, अगर तीन है तो R R स्क्वायर और R क्यूब का यूनियन करेंगे, अगर चार है तो R R स्क्वायर R क्यूब और R की पावर 4 का यूनियन करेंगे। मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे उतनी बार आपको यूनियन करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हो गया हमारा, इसका एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मूला क्लोजर को निकालने का, इसकी हेल्प से हम क्लोजर निकाल सकते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? इस तरह से हम क्लोज। अब बात करते हैं, यहां पर R तो हमें दिया होगा, R स्क्वायर कहां से आएगा? R क्यूब कहां से आएगा? R स्क्वायर कहां से आएगा? R क्यूब कहां से आएगा? तो इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये हम ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में। कहां? कंपोजिशन ऑफ रिलेशन में, जहां पर हमने SOR पढ़ा था, है ना। SOO नहीं होता एक्चुअल में, वो सर्कल होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोजिशन का। तो यहां पर R स्क्वायर कैसे निकलेगा? R
स्क्वायर, आपको मालूम है आर स्क्वायर को निकालने का तरीका होता है आर ओ आर। मैं इसको ओ रीड कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है, सर्कल होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है कंपोजिशन का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आर और आर का कंपोजिशन करना पड़ेगा, है ना। और आर का कंपोजिशन कैसे करते हैं आपको मालूम है, बाद वाला आर पहले लिखेंगे, पहले वाला आर बाद में लिखेंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा। आर क्यूब निकालेंगे, आर क्यूब के लिए हमें आर स्क्वायर और आर का कंपोजिशन करना पड़ेगा, तब आर क्यूब बनेगा। अगर आपको आर फोर निकालना है तो आर थ्री का कंपोजिशन आर के साथ करना पड़ेगा। अगर आपको आर फाइव निकालना है तो आपको आर फोर का कंपोजिशन आर के साथ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ रिलेशन की हेल्प से आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर फोर, आर की पावर फाइव सब कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझते हैं। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्या है, यहाँ पर हमें एक रिलेशन दी है आर और ये इस सेट के ऊपर डिफाइंड है 1 2 3। मैंने यहाँ पर सेट के अंदर 3 ही एलिमेंट लिए जिससे क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो, है ना। क्वेश्चन अगर इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे या 5 होंगे तो क्वेश्चन टफ नहीं होगा, बस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएंगे, है ना। आप बाकी 4 5 के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिलेशन भी दे रखी है, सेट भी दे रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या है, उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है सेट ए। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतने ज्यादा स्टेप आएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमारे पास रिलेशन को भी लिख लेता हूं मैं। रिलेशन है मेरे पास आर और इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है 1 2 2 3 एंड 3 1। ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करना है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर 3 नंबर हमारे पास कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसका जो ट्रांजिटिव क्लोजर होगा उसके लिए आपको आर चाहिए, आर आपको दे रखा है, आर स्क्वायर भी चाहिए और आर की पावर 3 भी चाहिए क्योंकि एम की वैल्यू 3 है। इसका मतलब इसका जो ट्रांजिटिव क्लोजर होगा आर प्लस, वो आपको मिलेगा आर का यूनियन करेंगे आप आर स्क्वायर के साथ और इसका यूनियन करेंगे आप आर की पावर 3 के साथ। अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट होते तो यूनियन आर की पावर 4 और आ जाता, और अगर 5 होते तो यूनियन आर की पावर 5 और आ जाता। कुछ नहीं होता, केवल स्टेप बढ़ जाते, बाकी बहुत सिंपल है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब आर हमारे पास है, पहले हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर निकालेंगे, फिर हम आर क्यूब निकालेंगे और फिर इन तीनों का क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं आर स्क्वायर को। अब आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा, ध्यान दीजिए मैं पहले ही बता चुका हूं, आर स्क्वायर होगा आर ओ आर, यानी कि आपको कंपोजिशन करना होगा आर का आर के साथ में। अब कंपोजिशन कैसे करते हैं इसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए कंपोजिशन कैसे करेंगे आर का आर के साथ में, तो मैं यहां पर लिखता हूं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर बाद वाला आर पहले लिखो या पहले वाला बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो आर ही है ना। तो यहां पर मैं आर लिख लेता हूं। आर क्या है जरा ध्यान दीजिए, 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, फिर यहाँ पर कंपोजिशन का सिंबल आ जाएगा जिसको मैं ओ बोल रहा हूँ, सर्कल। और फिर से हमारा दूसरा सेट आ जाएगा आर, और अगेन सेम ही सेट है 1 2 2 3 एंड 3 1। अब यहाँ से आर स्क्वायर हमें मिल जाएगा। कैसे करते थे कंपोजिशन, जरा ध्यान दीजिए। हमें क्या करना होता था, पहले जो हमने सेट लिखा और बाद में सेट लिखा, तो हमें पहले वाले सेट से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पर 1 2 है, अब आप देखो ये 1 से शुरू हुआ 2 पे खत्म हुआ, ये वाला ऑर्डर पेयर। अब यहाँ देखो कौन सा ऑर्डर पेयर 2 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर देखो 1 से शुरू हुआ पहले में, और इधर 2 से कौन शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है 2 3। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट है ये, इसको तो छोड़ देंगे और 1 3 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे। 1 3 का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, बन गया 1 3। अब आगे चलो, क्या 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा है, कोई और स्टार्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर आ जाओ 2 3, और यहाँ देखो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 3 1 स्टार्ट हो रहा है, तो 3 को छोड़ देंगे 2 1 मिलेगा आपको। आगे चलो, क्या 3 से कोई और स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 1 पे चलते हैं। यहाँ 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 1 2 स्टार्ट हो रहा है, तो 1 को छोड़ देंगे, 3 2 को यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया आर स्क्वायर, दिस इज द आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हम निकालेंगे आर की पावर 3। आर की पावर 3, देखिए जो आर की पावर 3 होगा वो आर स्क्वायर ओ आर होगा, है ना।
तो r की पावर 3 को जब आप निकालेंगे तो r को पहले लिखेंगे, r स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। हालांकि यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप r स्क्वायर पहले लिखें r बाद में लिखें, लेकिन हमारा जो तरीका करने का, मैंने जो आपको तरीका बताया था मैं उसी तरीके से करा रहा हूं, है ना। दो तरीके होते हैं करने के, मैंने कंपोजिशन में दोनों आपको बताए थे। तो हम क्या करेंगे, बाद वाले को पहले लिखेंगे, पहले वाले को बाद में लिखेंगे। तो पहले मैं r को लिखूंगा, तो r क्या है हमारे पास, r ये रहा 1,2, 2,3, 2,3 और 3,1, ये आ गया। ठीक है, इसका कंपोजिशन करेंगे किसके साथ में, r स्क्वायर ये रहा 1,3, 1,3, 2,1, 3,2। अब इन दोनों का कर देंगे हम कंपोजिशन। तो देखिए कंपोजिशन करने पे आपको क्या मिलेगा, आर क्यूब पे जरा ध्यान दें। तो आर क्यूब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना, पहला ऑर्डर पेयर 1,2, 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से कौन सा हो रहा है यहाँ 2,1, तो 2 हट जाएगा, 1,1 आ जाएगा, 1,1। 2 से कोई और स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 2,3, क्या यहाँ 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है, 3,2, तो देखो 2,3, 3,2, 3 हट जाएगा, 2,2 बच जाएगा। 3,1, 3,1 और यहाँ 1,3, तो 1 हट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो ये आ गया 3,3। दिस इज आर क्यूब, क्लियर है। अब देखो यहां पर हम r की पावर 3 तक निकालेंगे। अगर आप इस केस में r की पावर 4 कैलकुलेट करें, कर सकते हैं, तो जब आप r की पावर 4 को कैलकुलेट करेंगे तो वापस r आ जाएगा, यानी कि रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जितने एलिमेंट होते हैं हम उतनी पावर तक ही कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उसके बाद अगर कैलकुलेट करेंगे तो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहां पर r की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो r की पावर 4 जो है वो आपका r के इक्वल ही आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो r की पावर 3 आ गया ना। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा, r इन तीनों का यूनियन करना होगा। तो यहां पर शायद स्पेस कम है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इन तीनों का कर देते हैं यूनियन। तो देखिए r पॉजिटिव इज इक्वल टू तीनों का यूनियन। तो सबसे पहले मैं r लिखूंगा, r क्या है 1 2 2 3 3 1, 1 2 1 2 2 3 एंड 3 1, यही है ना, 1 2 2 3 3 1, 1 2 2 3 3 1। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका कंपोजिशन कर, यूनियन करना है इस बार, कंपोजिशन में क्या करना है, यूनियन। इसका यूनियन करेंगे किसके साथ में, नेक्स्ट लिख लेते हैं। इसका यूनियन करना हमें आर स्क्वायर के साथ में। तो अब मैं आर स्क्वायर लिखूंगा, आर स्क्वायर कहां गया, ये रहा 1 3 2 1, 1 3 2 1, 1 3 2 1 3 2, क्या आ जाएगा 3 2। अब इसका यूनियन भी करना है किसके साथ में, इसका यूनियन करेंगे, इसका यूनियन R3 के साथ में। तो मैं यहां पर R3 के एलिमेंट लिख लेता हूं। R3 में आ रहा है 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 एंड 3 3, और इन तीनों का कर देंगे यूनियन। अब देखिए इन तीनों का यूनियन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान देना ना, R प्लस इज इक्वल टू, देखिए तीनों का यूनियन करना है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले इन तीनों को लिख ही लेता हूं, 1 2 2 3 3 1। क्या इसमें कुछ कॉमन है, देखिए 1 2 1 2 1 3 1 3 पहले नहीं आया, लिखेंगे। 2 1 ये भी नहीं आया पहले, इसको भी लिखेंगे। 3 2 ये भी नहीं आया पहले, इसको भी लिखेंगे। आगे चलते हैं, क्या 1 1 2 2 3 3 कोई भी नहीं आया ना, कोई नहीं आया, तो इसका मतलब 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा। क्लियर है, ये आ जाएगा। दिस इज द ट्रांजिटिव क्लोजर। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, ये ट्रांजिटिव ही होगा। अब ये रिलेशन आपको मिली, ये रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। तो दिस इज द ट्रांजिटिव क्लोजर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे निकालना है। लेकिन ये जो ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करने का हमने अभी मेथड सीखा है ना, तो अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसी क्वेश्चन आता है कि ये आर है, ये आर, आपको इससे पूछा जाए कि ट्रांजिटिव क्लोजर निकालिए आर, तो आपके पास करने के दो मेथड है यहाँ पर। एक तो हमने सीख लिया, ये मेथड हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव क्लोजर बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। ट्रांजिटिव क्लोजर बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, क्योंकि यहां पर हमने कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का यूज किया है। ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करने के लिए
एक मेथड हमारे पास और भी है और उस मेथड का नाम है वॉर्सल एल्गोरिथम। देखिए एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में ट्रांजिटिव क्लोजर का ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ट्रांजिटिव क्लोजर का जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो जनरली वहां पर मेंशन होके आता है कि फाइंड आउट द ट्रांजिटिव क्लोजर यूजिंग वॉर्सल एल्गोरिथम। तो आपको ट्रांजिटिव क्लोजर को वॉर्सल एल्गोरिथम से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमें सीखना है। देखो इसी क्वेश्चन को, इस सेम क्वेश्चन को मैंने आपको डीपीपी में भी दिया है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, बस वहां पर अंतर क्या है कि फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर यूजिंग वॉर्सल एल्गोरिथम। आप देख सकते हैं डीपीपी के अंदर ये क्वेश्चन है, यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर यूजिंग वॉर्सल एल्गोरिथम। यानी कि जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वही क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको डीपीपी में दिया, लेकिन मेथड अलग है। तो अब हम क्या करते हैं, वॉर्सल एल्गोरिथम से ट्रांजिटिव क्लोजर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको समझ लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वॉर्सल एल्गोरिथम का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में जनरली रेगुलर आता है ना, कभी कभी नहीं आता है, बाकी हर साल इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समझते हैं कि क्या है वॉर्सल एल्गोरिथम टू फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर। यानी कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करने का आप कह सकते हैं सेकंड मेथड है। एक मेथड तो हम पढ़ चुके कंपोजिशन वाला, और ये दूसरा मेथड है हमारा वॉर्सल एल्गोरिथम। नाउ अ मोर एफिशिएंट मेथड टू कैलकुलेट ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक ज्यादा एफिशिएंट मेथड है ट्रांजिटिव क्लोजर को कैलकुलेट करने के लिए यूजिंग वॉर्सल एल्गोरिथम। देखिए ये पूरे इसके स्टेप लिखे हुए, स्टेप को अगर आप पढ़ेंगे तो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना, तो इसलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा हूं। ये सारे स्टेप या ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझा देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन और क्वेश्चन से समझते हैं कि क्या है वॉर्सल एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये हमारे पास एक रिलेशन है बी ए रिलेशन ऑन एन, फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर यूजिंग वॉर्सल एल्गोरिथम। तो आपको वॉर्सल एल्गोरिथम की हेल्प से इसका ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। वैसे तो आप पुराने मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन होके आता है कि वॉर्सल एल्गोरिथम से निकालना है तो आपको वॉर्सल एल्गोरिथम ही यूज करना है, कंपोजिशन का यूज आपको नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि देखिए वॉर्सल एल्गोरिथम क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे लेकिन बहुत आसान होंगे, समझ में आ रही है ना, क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर होंगे लेकिन बहुत आसान होंगे। वॉर्सल एल्गोरिथम का क्वेश्चन करने के लिए आपको रिलेशन की मैट्रिक्स लिखनी आनी चाहिए। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो सबसे पहले आपको रिलेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, तभी आप वॉर्सल एल्गोरिथम का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो वॉर्सल एल्गोरिथम हम स्टार्ट करते हैं और किस तरह से रिलेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं वो सब हम यहां पर सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर गिवन क्या है मैं वो लिख लेता हूं। तो आपको यहां पर गिवन है एक सेट ए गिवन है, सेट ए, और इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और एक आपको रिलेशन गिवन है आर जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1, 4, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2, 1, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2, 3 और 3, 1, 3, 4 एंड 4, 3। ये आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1, 4, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 4, 4, 3। ये आपके पास गिवन रिलेशन है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें सेट ए की, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है, सेट ए का कार्डिनल नंबर है 4, यानी कि सेट ए के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। देखिए जितना सेट का कार्डिनल नंबर होगा या जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे आपको उतने ही वॉर्सल सेट कैलकुलेट करने हैं। अब ध्यान देना वॉर्सल सेट क्या है। देखिए लेट n बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट ए। मान लो आपके सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपको क्या करना है, टू फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर, ट्रांजिटिव क्लोजर को फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम n वॉर्सल सेट को कैलकुलेट करना है। आपको कितने वॉर्सल सेट कैलकुलेट करने, n। एक्चुअल में वॉर्सल सेट है क्या, ये वॉर्सल सेट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन मैट्रिक्स, है ना। तो यहां पर आपको n नंबर ऑफ वॉर्सल सेट कैलकुलेट करने, जिसमें से पहला वॉर्सल सेट होगा W0, W1, W2, Wn। देखो वैसे तो ये n+1 हो गए, लेकिन पहला वाला जो वॉर्सल सेट है, पहला वाला जो वॉर्सल सेट है ये एक्चुअल में रिलेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। इसके हेल्प से हम आगे के वॉर्सल सेट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो W0 है ये MR है, और MR हम पहले ही पढ़ चुके हैं रिलेशन मैट्रिक्स। MR क्या होता है, रिलेशन मैट्रिक्स।
यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, उसको कहते हैं एमआर। तो डब्ल्यू नॉट एमआर होगा, और उसके बाद ये जो आपके पास डब्ल्यू नॉट आएगा जिसको हम एमआर कह रहे हैं, इसकी हेल्प से आप W1 निकालेंगे, W2 निकालेंगे, W3 निकालेंगे और W4 निकालेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हम W4 तक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वॉर्सल सेट को कैलकुलेट करना। तो वॉर्सल सेट को कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मैट्रिक्स रिलेशन एमआर। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, एमआर कैलकुलेट करना है। सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 4। तो आपके पास जो मैट्रिक्स रिलेशन आएगी है ना, उसकी वो जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी उसका ऑर्डर 4x4 का होगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर होगा 4x4 का। तो मैं यहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने जा रहा हूं जिसका ऑर्डर है 4x4, है ना। तो अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 4x4। तो यहां पर मैं 4x4 की एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3। तो किसी भी रिलेशन को मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले देखो सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो आप 4x4 की एक मैट्रिक्स बनाएंगे और यहां पर लिखेंगे 1, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, 3 और 4। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करेंगे आप, यहाँ पर जो एलिमेंट दिए होंगे वही एलिमेंट लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पर 2 4 5 होता तो मैं यहाँ पर 2 4 5 ही लिखता, और इसको आप यहाँ पर भी लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। अब चलेंगे मैट्रिक्स के अंदर। अब यहां पर जरा ध्यान देना, देखो मैंने आपको बताया था, अब आप रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर एलिमेंट को लिखना शुरू करेंगे। देखो रिलेशन को देखो आप 1,4। अब देखो 1,4 कहां पर है, 1,4 का मतलब है फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, यानी कि ये। लेकिन आप इसको इस तरह से नहीं समझेंगे क्योंकि यहां पर ये नंबरिंग कुछ और भी हो सकती है। देखिए 1,4 का मतलब है ये 1 है और ये 4 है, यानी कि इस पोजीशन की बात हो रही है। 1,4 कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है। तो आप क्या करेंगे, 1,4 की पोजीशन पर 1 लिखेंगे। देखिए यहां पर आप रिलेशन के ये एलिमेंट देखो, और जहां जहां पर ये एलिमेंट की पोजीशन आ रही है उस पोजीशन पर आप 1 लिखिए और बाकी सभी पोजीशन पे आप 0 लिखेंगे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो 1,4, तो यानी कि 1 1, देखिए 1 ये रहा। पहले देखिए ध्यान रखना, सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, ये 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब यहाँ पर 1,4 की पोजीशन ये आ रही है तो वहां पर 1 लिख दिया। 2,1 2,1 की पोजीशन कौन सी है, यानी कि 2,1 का मतलब है इस पोजीशन की बात हो रही है, तो आपको इस पोजीशन पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। फिर देखो 2,3 मतलब इस पोजीशन की बात हो रही है, तो यहां पर भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। 3,1 मतलब इस पोजीशन की बात हो रही है तो यहां पर 1 लिखो। 3,4 मतलब इस पोजीशन की बात हो रही है तो यहां पर भी आप 1 लिखो। 4,3 मतलब इस पोजीशन की बात हो रही है तो यहां पर भी 1 लिखो। बाकी जितनी भी पोजीशन बच गई सब जगह 0 आ जाएगा, 0 0 0 0 0। देखिए अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ा तो एक बार मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप पढ़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। 4,3 ठीक है, 0 0, है ना। और इनको थोड़ा सा मैं, यहाँ पर 1 था और चलिए यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ पर भी 0 आएगा। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो 1,4 का ये आ गया, 2,1 का ये आ गया, 2,3 का ये आ गया, 3,1 का ये आ गया, 3,4 का ये आ गया और 4,3 का ये आ गया। कंप्लीट हो गई। इसको हम कहते हैं एमआर, मैट्रिक्स रिलेशन, यानी कि एक तरह से ये रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और याद रखना मैट्रिक्स के अंदर केवल 2 ही एलिमेंट आने चाहिए, एक 0 और एक 1। जहां पर ऑर्डर्ड पेयर है वहां 1 आएगा और जहां ऑर्डर्ड पेयर नहीं है वहां 0 आएगा। आप यहां पर देख सकते हैं 1,1 ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर नहीं था इसलिए यहां 0 आया, 1,2 इसके अंदर नहीं है इसलिए 0 आया। तो मेरे ख्याल से यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि एम आर को कैसे लिखना है। और जो एम आर है वही हमारा पहला वॉर्सल सेट है डब्ल्यू नॉट। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है यही वैल्यू होगी। इसको मैं लिख देता हूं दोबारा से, ठीक है। तो डब्ल्यू नॉट हमारे पास क्या आ गया, जरा ध्यान दीजिए,
1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी चीज को मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं आप। तो यही हमारे पास क्या डब्ल्यू नॉट है, यानी कि यहां पर 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। आगे चलते हैं 1 0 0 1 0 0 1 और 0 0 0 0 1 0। दिस इज द डब्ल्यू नॉट। पहला वॉर्सल सेट आ चुका हमारे पास, है ना, फर्स्ट वॉर्सल सेट आ चुका। अब हमें निकालना W1। अब W1 कैसे निकालेंगे इसको जरा समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए W1 ना, तो हमारा अब यहां से पहला स्टेप शुरू होगा ना, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। अब यहां पर हम कहां पर जाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। अब यहां पर जरा आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है, ये जो डब्ल्यू नॉट है इसमें से फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है। तो ध्यान देना, फर्स्ट कॉलम ये कॉलम है, और यहां पर देखो मैंने पहले कॉलम लिखा है, तो आप भी पहले कॉलम ही लिखेंगे और बाद में रो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे वो मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए ये रहा मेरा फर्स्ट कॉलम, ये क्या हमारा फर्स्ट कॉलम है। जरा इसको ध्यान से देखिए, ये है फर्स्ट कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, ठीक। और यहां से फर्स्ट रो, ये आ गई मेरी फर्स्ट रो। देखो मैंने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लिया, है ना। अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, अब करना क्या है, यहां पर आप राइट साइड में सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी फॉर कॉलम, और यहां पर आर लिखेंगे, आर फॉर रो, है ना। सी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा, आर रो को रिप्रेजेंट कर रहा। पहले कॉलम लिखना है, बाद में रो लिखनी है ना। पहले कॉलम आएगा, बाद में रो आएगी। ध्यान रखना यहां पर हमेशा पहले कॉलम आता है, बाद में रो आती है। चलिए अब आपको करना क्या है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो की। तो आपको फर्स्ट कॉलम में जाना है और फर्स्ट कॉलम में ये देखना है कि वन कौन कौन सी पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो ऊपर से गिनती करो, पहली पोजीशन पे नहीं है, दूसरी पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे है, चौथी पे नहीं है। यानी कि कौन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड और थर्ड पे। तो यहां पर आप 2 3 लिखेंगे, और ये 2 3 आप सेट के अंदर लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, 2,3। अब आप जाएंगे फर्स्ट रो पे, और फर्स्ट रो में देखेंगे आप कि किस किस पोजीशन पर 1 लिखा है। एक ही पोजीशन पे 1 लिखा है, आखिरी वाली पोजीशन फोर्थ पोजीशन पे, तो यहां पर आप 4 लिखिए। बोले बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान देना, अब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। सी और आर का क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना सभी स्टूडेंट को आता होगा, क्योंकि ये तो हमने पहले या लेक्चर, हमारा जो रिलेशन का पहला ही लेक्चर था उसमें पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, 2 का पेयर 4 के साथ बनेगा, 2,4, और 3 का पेयर भी 4 के साथ बनेगा, तो 3,4। बोलो बात समझ में, ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां से करना क्या है उसको समझिए ना। अब हमें डब्ल्यू नॉट से W1 को लिखना है। डब्ल्यू नॉट से क्या लिखना है, W1 को लिखना है। तो अगेन हमारे पास एक 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, अगेन मेरे पास एक 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगेन मैं पहले ये एलिमेंट लिख देता हूं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ध्यान से समझिए, बहुत आराम से आपको बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए अब यहां पे सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले तो जो पहले से 1 थे उन 1 को कॉपी कर लो नीचे। मतलब जहां पर जिस पोजीशन पे जो 1 है उस पोजीशन पर पहले ही 1 को मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं ऊपर से। तो देखो यहां पर इस पोजीशन पे 1 है, अभी 0 कॉपी नहीं करना, इस पोजीशन पे 1 है, फिर यहां से इस पोजीशन पे 1 है 2 3 पे, है ना। उसके बाद 3 1 पे 1 है, और उसके बाद 3 4 पे 1 है, और यहां पर 4 3 पे 1 है। क्लियर है, मैंने ऊपर से सारे 1 कॉपी कर लिए। दूसरा, अब यहां पर जो 2 ऑर्डर पेयर आपको नए मिले हैं, इन दोनों की पोजीशन पर भी आपको 1 को कॉपी करना है, 1 को लिखना है। 2,4 जरा ध्यान से देखो, 2,4 आएगा इस पोजीशन पे, यानी कि इस पोजीशन पे आपको 1 लिखना है। 3,4 इस पोजीशन पर आ रहा है, यहां पर पहले से ही 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने 1 को हटा दिया, पहले से 1 है तो ठीक है।
जहां पर पहले से है वहां ठीक है, लेकिन जहां पर 1 नहीं था वहां पर हमने 1 लिख दिया, तो 2,4 पे 1 लिख दिया, 3,4 पे पहले से था। अब ये काम पूरा हो गया। अब ऊपर से आप बचे हुए सारे जीरो को कॉपी कर, जो जगह बच गई वहां पर जीरो कॉपी कर दीजिए। तो एक ये प्लेस हमारे पास बच गया, है ना। थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर बच गया, यहां बच गया, यहां बच गया, यहां बच गया और यहां बच गया, है ना। इनको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, जीरो जीरो आ रहे हैं सारे इसमें, है ना। जीरो जीरो जीरो, और इसको थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है ना। ये हमारे पास बन गई एक नई मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास W1 वॉर्सल सेट बन गया। इस तरह से आपको W4 तक जाना है, तो थोड़ा सा प्रोसीजर जरूर लेंदी है, लेकिन बहुत आसान है ना। तो ये आ गया हमारे पास W1। अब W1 के बाद क्या करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। W1 अभी हम फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। अब मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम सेकंड कॉलम एंड सेकंड। अब मैं सेकंड कॉलम और सेकंड रो पे आ गया, है ना। सेकंड कॉलम और सेकंड रो पर मैं आ चुका हूं। अब जरा ध्यान देना, सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो। देखिए सेकंड कॉलम तो ये रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस सेकंड कॉलम को ले लूंगा, ये है मेरा सेकंड कॉलम। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब सेकंड रो, सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो ये रही, तो मैं इस सेकंड रो को भी ले लूं। बोलो बात समझ में आ रही है, ये आ गया सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। अब आगे देखिए, अब मैं क्या करूंगा, एक सेकंड कॉलम मैंने ले लिया, सेकंड रो मैंने ले लिया, तो इधर आते हैं वापस, सेकंड कॉलम और सेकंड रो, ध्यान देना जरा। अब यहां पर आपको करना क्या है, करना यह है कि अगेन आप यहां पर लिखेंगे सी, यहां पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब मैं लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देना। यहां पर लिखेंगे आप सी और यहां पर लिखेंगे आप आर, ठीक पहले की तरह। अब जरा वापस आ जाओ, सी और आर आपने लिख दिया। पहले कॉलम में चलो, कॉलम में किस किस पोजीशन पर 1 लिखा हुआ है उस पोजीशन को जरा ध्यान से देखो। किसी भी पोजीशन पर 1 नहीं है, इसका मतलब किसी भी पोजीशन पर 1 नहीं है, तो मैं सी के नीचे क्या लिखूं, इसका मतलब सी के नीचे नल सेट आएगा। कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई 1 है ही नहीं, कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो नल सेट आ जाएगा। अब हम चलते हैं आर पे, सेकंड रो पे चलते हैं। 3 पोजीशन पर 1 लिखा हुआ है, 1 के नीचे 1 लिखा है, 3 के नीचे 1 लिखा है, 4 के नीचे 1 लिखा है, तो 1,3,4 आएगा, 1,3,4 आएगा। देखिए एक बात और ध्यान रखना, आप यहां पर तो 1 2 3 नंबरिंग हो रही है, लेकिन ये नंबरिंग के हिसाब से नहीं चलना आपको। अगर जैसे यहां पर मान लो यहाँ 4 लिखा होता, तो आपको ये देखना होता कि 1 किसके नीचे है, 1 4 के नीचे है। यहाँ पर 6 होता तो आपको ये देखना होता कि यहाँ 6 होता तो 6 के नीचे 1 है। तो ये नंबरिंग के हिसाब से नहीं लेना, ये जो ऊपर और नीचे यहाँ एलिमेंट लिखे इनके हिसाब से आपको चलना है। चलिए 1,3,4, अब क्या करेंगे, इनका कर देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सी कॉमा आर। देखिए जरा सी कॉमा आर में क्या क्या आ जाएगा, तो सी कॉमा आर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इनका नल सेट। भाई जब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो पेयर कहां से बनेगा, नल सेट आएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या आएगा, नल सेट आएगा। अब वापस आते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है W1। W1 फिर से एक 4x4 की ही मैट्रिक्स बनेगी। W1 अगेन एक 4x4 की क्या होगी, मैट्रिक्स होगी। ध्यान से देखेंगे, तो फिर से मैं यहां पर एक 4x4 की मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूं। तो पहले हम एलिमेंट लिख लेंगे बाहर, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। चलिए अब यहां पर जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, देखो यहां पर एक बात बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई ऑर्डर पेयर आया ही नहीं, तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई ऑर्डर पेयर आया ही नहीं तो हम 1 लिखेंगे नहीं। इसका मतलब W1 और W2 एज इट इज रहेंगे, कोई भी नया 1 ऐड नहीं होगा, यानी कि कोई किसी भी पोजीशन पर 1 ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो नल सेट आया है। तो यानी कि आपको एज इट इज कॉपी कर देना है। तो पहली रो में 0 0 0 1 0 0 0 1 एज इट इज कॉपी होगा। दूसरी रो में 1 0 1 1 1 0 1 1। थर्ड रो में 1 0 0 1 1 0 0 1, और फोर्थ रो में
0010 0010। अब आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर जरा ध्यान से समझते हैं आगे क्या करना है। नाउ अब हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम और सेकंड रो हो गया। नाउ फ्रॉम थर्ड रो और थर्ड कॉलम, पहले कॉलम लिखना है, थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो, थर्ड कॉलम और थर्ड रो पे चलेंगे। तो थर्ड कॉलम और थर्ड रो पे देखिए अब क्या करना है, फिर से हम यहां पर सी लिखेंगे और यहां पर आर लिखेंगे, सी और आर। अब जरा यहां पर ध्यान देना, सी और आर। चलिए देखिए, यानी कि हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम लेना है और थर्ड रो लेनी है। तो थर्ड कॉलम तो ये रहा, ये लीजिए थर्ड कॉलम, और थर्ड रो लेनी है, थर्ड रो ये रही। ठीक है, अब आप क्या करेंगे जरा ध्यान देना, थर्ड कॉलम में कहां कहां पर 1 लिखा है। देखो थर्ड कॉलम में एक तो 2 के आगे 1 लिखा है तो 2 आ जाएगा, कॉलम में देखना है ना। देखिए थर्ड कॉलम, सॉरी इधर नहीं देख, थर्ड कॉलम देखना ना। तो यहां पर किस किस पोजीशन पर 1 लिखा हुआ है आपको ये देखना है। तो एक तो यहां पर 2 के सामने 1 लिखा है और एक 4 के सामने 1 लिखा है। अब रो में चलेंगे, कहां चलेंगे, रो में। और जरा रो को ध्यान से देखेंगे, रो में कहां कहां लिखा है, रो को जरा ध्यान से देखिए, 1 मिनट। आर के नीचे देखिए क्या क्या लिखा जाएगा। तो आर के नीचे क्या आएगा, थर्ड रो को देखना पड़ेगा आपको। तो थर्ड रो में क्या है, देखिए थर्ड रो में इस पोजीशन पे 1 है, इस पोजीशन पे 1 है, यानी कि थर्ड रो में 1 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर 1,4 आएगा। देखिए इस चीज का आप ध्यान रखना, अगर मान लो बाई चांस यहाँ पर 5 लिखा होता तो यहाँ पर 5 के नीचे 1 था तो हम 5 लेते, और यहाँ पर 8 होता तो 8 के नीचे 1 था तो इसलिए हम यहाँ पर 8 लेते। तो ये याद रखना आप, हमेशा ऐसा नहीं है कि आप पोजीशन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, लेकिन ये नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको नंबर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो अब इस यहाँ पर सी और आर का क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो सी आर का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, 2,1 और 2,4, 2,1 2,4, 4,1 नीचे लिख देता हूं, 4,1 एंड 4,4। तो ये मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। तो आपको करना क्या है, जिस जिस पोजीशन पर ये ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उस पोजीशन पर आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट वॉर्सल सेट आएगा W, एक मिनट, W1 तो पहले आ गया था, ये W2 था, क्या था ये, W2 है ना। यहां पर पहले मैं W2 लिखता हूं और अब हम लिखेंगे W3, थर्ड वॉर्सल सेट W3। चलिए तो यहां पर मैं थर्ड वॉर्सल सेट लिखूंगा तो अगेन मुझे एक 4x4 की क्या लिखनी होगी, मैट्रिक्स लिखनी होगी। ये लीजिए, अब यहां पर जरा ध्यान देंगे, देखिए फिर से मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। चलिए अब यहां पर मैं एलिमेंट को फीड करता हूं, ध्यान देना जरा। देखो पहले तो इन पोजीशन पे 1 लिख देते हैं, 2,1, 2,1 मतलब ये पोजीशन है, यहाँ पर 1 आएगा। 2,4, 2,4 इस पोजीशन पर 1 आएगा। देखिए हो सकता है कि यहाँ पहले से ही 1 हो, देखो यहाँ भी 1 है पहले से, यहाँ भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4,1 यहाँ पर 1 आएगा और 4,4 यहाँ पर 1 आएगा। देखो इन दोनों पोजीशन पे 1 नहीं था पहले से, यहाँ था। बाकी सारे 1 ऊपर से कॉपी कर दो, यानी कि ऊपर से बाकी पूरी मैट्रिक्स आप कॉपी कर दीजिए, 0 0 0 1 है ना। यहाँ पर 1 0 1 आगे 1, ठीक। यहाँ पर 1 0 0 1, नीचे आ जाओ 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ये हमारे पास नई मैट्रिक्स आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास आ जाएगा लास्ट स्टेप। इसके बाद क्या होगा, हमारा लास्ट स्टेप होगा इसके बाद, जरा ध्यान दें, देखिए। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आएगा, देखिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जरा ध्यान देना ना, फ्रॉम फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो, फ्रॉम फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो पे और हम जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसके बाद फोर्थ कॉलम एंड फोर्थ रो पे हम जा रहे हैं। तो यहां पर इधर तो साइड में आप लिख लीजिए सी और आर, सी और, ध्यान देना सी और आर मैं लिख लेता हूं इधर, ठीक।
अब देखो सी के नीचे क्या आएगा और आर के नीचे क्या आएगा, जरा ध्यान देना इधर। देखिए फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, ये मेरे पास फोर्थ रो और ये मेरे पास फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, पहले हम कॉलम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो आप, फोर्थ कॉलम में किस किस पोजीशन पर वन लिखा है, सारी पोजीशन पे वन लिखा है, वन पे भी, टू पे भी, थ्री पे भी, फोर पे भी, है ना। तो सभी पोजीशन पे वन लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 1,2,3,4 ये सेट आ जाएगा। अब आप देखो कि आर के नीचे, आर फोर्थ रो में किस किस पोजीशन पे वन है, तो एक तो इस पोजीशन पे वन है, 2 1 के नीचे वन है, 3 के नीचे वन है, 4 के नीचे वन है, तो 1,3,4 1,3,4 और इनका करना है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इस बार कार्टेशियन प्रोडक्ट काफी बड़ा आएगा, तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, सी क्रॉस आर, सी क्रॉस आर। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखिए वन का पेयर वन के साथ बनाएंगे, 1,1 1,3 1,4 1,1 1,3 1,4। उसके बाद 2 से बनाएंगे, 2,1 2,3 2,4, है ना। 2 से बन गया। 3 से बनाएंगे, 3,1 3,3 3,4 और उसके बाद 4 से बनाएंगे तो 4,1 एंड 4,3 एंड 4,4। कार्टेशियन प्रोडक्ट करना आप सभी को आता होगा। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अब अपना नेक्स्ट वॉर्सल सेट W4। तो यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, W4, है ना, थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास W4, है ना, यहाँ पर आ गया हमारे पास W। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, W4 में लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पर 1 पहले लिखेंगे, 2 3 एंड 4, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले 1,1 पे 1 आएगा, देखो 1,1 पे 1 आएगा, 1,3 पे 1 आएगा और 1,4 पे भी 1 आएगा। ठीक, पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं सर, 2,1 पे भी 1 आएगा, 2,3 पर भी 1 आएगा, 2,4 पर भी 1 आएगा, 3,1 पर भी 1 आएगा, 3,3 पे 1 आएगा, 3,4 पे 1 आएगा, 4,1 पे 1 आएगा, 4,3 पे 1 आएगा और 4,4 पे 1 आएगा। बाकी बचे हुए सारे एज इट इज कॉपी कर दो यहाँ से। तो देखो बाकी सब तो ये तो चेंज हो ही गए, बस ये सेकंड कॉलम में सारे जीरो बचे हैं, तो 0 0 0 0। ठीक है, अब ये जो हमारा W4 वॉर्सल सेट आया है, इसी वॉर्सल सेट से हमें ट्रांजिटिव क्लोजर मिलेगा, है ना। तो अब मैं यहां पर फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूं, ट्रांजिटिव क्लोजर, है ना, ध्यान दीजिए ना, ट्रांजिटिव क्लोजर। देखिए ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होगा, ध्यान दें इधर, ट्रांजिटिव क्लोजर देखिए, तो अब आपको लिखना पड़ेगा यहां से R पॉजिटिव। अब देखो कैसे लिखेंगे, देखिए जहां जहां पर 1 है वो सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। देखो यहाँ पर 1 मिल रहा है आपको, इसका मतलब 1,1 आएगा इसके अंदर। देखो यहां से 1 मिल रहा है, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, 1,4 भी आएगा। सेकंड रो में चलो 2,1 आएगा, देखो 2,2 नहीं आएगा, ध्यान रखना, 2,3 आएगा, 2,4 आएगा। आगे चलते हैं, अब यहां पर देखो 3,1 आएगा, 3,3 आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना, 3,4 आएगा। उसके बाद 4 पे स्टार्ट कर दो, 4,1 आएगा, 4,2 आएगा, 4,3 आएगा और यहां पर ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो यहां से हमें मिला ट्रांजिटिव क्लोजर R पॉजिटिव, R पॉजिटिव। तो यहां पर जाकर के ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा बहुत सिंपल है, बहुत आसान है वॉर्सल एल्गोरिथम। तो जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इस चीज का आप ध्यान रखना, यहां पर तो सेट में एलिमेंट 1 2 3 4 है, जैसे मैंने डीपीपी में क्वेश्चन दिया है, ये देखो इसमें सेट में एलिमेंट 4 6 8 10। तो आप कैसे लिखेंगे, अगर इसी क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहां पर आप लिखेंगे 4 6 8 10, यहां भी लिखेंगे 4 6 8 10। अब उसके बाद जैसे वहां पर ऑर्डर आया, मान लीजिए कि 4,6, तो ये 4 है और यहां पर 6 आएगा, तो 4,6 यानी कि इस पोजीशन पे 1 लिखेंगे आप। तो ये ध्यान रखना कि ये नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है ना, आपको इस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से
अब डीपीपी में मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर सेट ए आपको दे रखा है, आर दे रखा है और आपको ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। यहाँ पर वॉर्सल एल्गोरिथम नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसको वॉर्सल एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं और कंपोजिशन से भी कर सकते हैं। तो इसको आप कंपोजिशन से कर लेना, एक क्वेश्चन आप कंपोजिशन से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और इन दोनों को आपको वॉर्सल एल्गोरिथम से करना है। देखो ये क्वेश्चन तो एज इट इज है, मैं करा चुका हूं इसको, लेकिन पहले मैंने कराया था कंपोजिशन से, यहां पर आपको करना है वॉर्सल एल्गोरिथम से। तो यहां पर जो है हमारा जो सेकंड टॉपिक था रिलेशन, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोसेट एंड लैटिसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, 2 से 3 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप इन तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। तो यहां पर ये जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।